Elements of scientific management. It is one of the most important topic of construction planning and management. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक पे मतलब ये टॉपिक एक तरीके से जनरल अवेयरनेस का जैसा टॉपिक होता है कि आपको इसमें आप इस पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आप इसमें कोई स्मार्ट गेसिंग नहीं कर सकते। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे, अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे साइंटिफिक के कंट्रीब्यूशन, जितने साइंटिस्ट है उन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में, ये सारी चीज हम इस पे कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का वेटेज जनरली देखो 2017 और 18 दोनों में पूछा है मेंस में, और इसका एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलता ही है। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम 17 और 18 में पूछे गए इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. सो गाइज, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की नोट्स देखा है और उसमें भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, या आप बोल सकते हो कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि सब एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के आसपास की बात कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या है इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके लिए कंटेंट लाया है, दिस इज़ वॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड इन आवर एमपीएससी एग्जाम। तो इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और उसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, एंड ही वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव की जा सकती है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव की जा सकती है, इन्होंने उस पर काम किया था, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मतलब आप अपने लेबर से क्या करवाना चाहते हैं, एंड देन सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और उसके बाद ये देखना कि आप जो करवाना चाहते हैं अपने वर्कर से वो कितने अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है और कितने कम से कम दाम में हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट ये था। अब उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मॉडल तैयार किया था ये था शॉप फ्लोर लेवल पे, मतलब लोअर लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे नहीं था। अब ये शॉप फ्लोर लेवल क्या होता है कि उनका जो मॉडल था वो सिर्फ वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वर्कर कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कैसी होना चाहिए, और उसको इंसेंटिव कैसे मिलना चाहिए एंड ऑल दैट, है ना। तो वो जो था वो सिर्फ वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, उससे उनको मतलब नहीं था। अब क्या हो गया कि यही चीज़ उनके लिए एक ड्रॉबैक भी साबित हुई, क्योंकि काफ़ी ट्रेड और यूनियन वालों ने इस चीज़ का अपोज किया कि इनका जो मॉडल है वो सिर्फ वर्कर के पर्सपेक्टिव से है, वो मैनेजमेंट के लिए नहीं है ना। तो इस चीज़ को बहुत अपोज भी किया गया। सो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था वो दो तरीके से था। एक तो उन्होंने एलिमेंट्स दिया था और प्रिंसिपल दिया था, है ना। मतलब उन्होंने एलिमेंट्स भी दिया था और प्रिंसिपल भी दिया था, और क्योंकि हमारे सिलेबस में एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसलिए हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो जो टेलर ने जो एलिमेंट्स दिया था वो टोटल 8 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स थे। वो थे सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, फंक्शनल फोरमैनशिप, जॉब एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, फाइनेंशियल इंसेंटिव, इकोनॉमी एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये जो 8 एलिमेंट है, वैसे इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इसे इस न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं कि सेपरेट फंक्शनल जॉब एंड स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक फाइनेंशियल इकोनॉमी फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो इससे आपको पूरे 8 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। सो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इन एलिमेंट्स को डिटेल में, क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग क्या बोलता है। तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो वर्कर होता है वही वर्कर प्लान करता था कि उसको उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैसा अप्रोच होना चाहिए। ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करता था? वो वर्कर। और सुपरवाइज़र का काम क्या होता था कि वो ये देखता था कि वो वर्कर जो काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं। बट टेलर का कहना था कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि प्लानिंग का काम देते हैं सुपरवाइज़र को और एग्जीक्यूशन का काम देते हैं वर्कर को। बोलने का मतलब कि सुपरवाइज़र सुपरवाइज तो करेगा ही, प्लस साथ में वो प्लानिंग भी करेगा, और वर्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करेगा, उस काम को करेगा, है ना, वो सिर्फ वर्क करेगा।
नेक्स्ट उन्होंने जो एलिमेंट दिया था वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप से क्या है मतलब कि जैसे सुपरवाइज़र के ऊपर अब क्या हो गया कि वो सुपरवाइज भी कर रहा है, वो प्लानिंग भी कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, मतलब उसका वर्कलोड इंक्रीज़ हो गया। तो टेलर का बोलना था कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम किसी एक सुपरवाइज़र के ऊपर सारा वर्कलोड आए ऐसा नहीं करते, हम क्या करेंगे कि अलग अलग सुपरवाइज़र रखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र होंगे वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होगी, जैसे भी सुपरवाइज़ करना और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करवाना, ये सारी चीज़ वो सिर्फ वो सुपरवाइज़र डिसाइड करेगा। ठीक है, मतलब वो सुपरवाइज़र के अंडर में क्या क्या चीज़ आएगी कि उस डिपार्टमेंट की प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ वो सुपरवाइज़र डिसाइड करेगा और उसके साथ जो वर्कर दिए जाएंगे वो उस वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इससे क्या होगा, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो था वो था जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का एम क्या था कि हम एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो कि बेस्ट होगा और जिस प्लानिंग को हमको फॉलो करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, टाइम मोशन फैटिग स्टडी। टाइम मोशन फैटिग स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मोशन फैटिग स्टडी का मतलब क्या है, टाइम स्टडी मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना कम से कम समय लगेगा, ये डिसाइड करना। मोशन स्टडी मतलब क्या हुआ कि पूरे प्रोजेक्ट के चलते ऐसे कोई मोशन या ऐसे कोई मूवमेंट है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि अननेसेसरी है, वेस्ट है ना, तो उसको हटा देना ताकि वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हमारे पास में उस चीज़ को हटाने का टाइम भी बचेगा और इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, है ना। ये चीज़ डिसाइड करना ये मोशन स्टडी में आता है। फैटिग स्टडी मतलब क्या हुआ कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करते वक्त उसको कितने रेस्ट की, मतलब उस वर्कर को कितने रेस्ट की ज़रूरत है ना, ये चीज़ कायम आएगा फैटिग स्टडी में। मतलब क्या हुआ कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क इज टाइम स्टडी, एनी वेस्टफुल मूवमेंट दैट कैन बी एलिमिनेट इज मोशन स्टडी, एंड हाउ मच रेस्ट इज रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क इज फैटिग स्टडी। तो ये सब आता है जॉब एनालिसिस में। नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, तो उस इंस्ट्रूमेंट का, उस टूल का, सारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा, है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी होगी, ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं ये सेट करना ज़रूरी है। तो ये सब आता है स्टैंडर्डाइजेशन में। नेक्स्ट एलिमेंट उन्होंने दिया था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। कि पहले क्या होता था कि वर्कर ये नहीं देखा जाता था कि स्किल्ड है अनस्किल्ड है, कैसा है क्या है ना, उसको बस काम है, ये काम है, उसको करना है, इतने टाइम के अंदर करना है, ये सब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में होता था। साइंटिफिक मैनेजमेंट पे उन्होंने बोला कि ये चीज़ ऐसे नहीं चलेगी, हम क्या करेंगे कि जो वर्कर होगा उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ उसके एजुकेशन और उसके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको हम जॉब रोल देंगे कि उसको, उसका एजुकेशन क्या है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से वो काम करेगा। और जिस काम के लिए उसको रखेंगे उसके लिए पहले उसको प्रॉपर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही वो वर्कर वो काम करेगा। सो ये चीज़ उन्होंने साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर के अंडर में बताई थी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या हुआ कि समझ लो कि जैसे पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कि सपोज़ 10 वर्करों की एक टीम है। अब उन 10 वर्करों को क्या होता था कि 10 में से 6 थे जो अच्छा काम करते थे, 4 थे जो थोड़ा नॉर्मल काम करते थे। लेकिन जब सैलरी होती थी तो उन 10 को एक जैसी सैलरी होती थी। तो टेलर का बोलना था कि ऐसा नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, जो 6 हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे, और जो 4 है जो थोड़ा नॉर्मल काम कर रहे हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, मतलब जो वेजेस दिया जाएगा वो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा। और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग से क्या होने लगा कि जो वर्कर ज़्यादा अच्छा काम करता है, जो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। सो इससे रिजल्ट क्या आया कि जो वर्कर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने लगे, है ना। नेक्स्ट एलिमेंट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, आसान भाषा में अगर समझना है तो इकोनॉमी मतलब प्रॉफिट, कि किसी भी इंडस्ट्री को प्रॉफिट कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स को हम देखेंगे कॉस्ट कंट्रोल करने की, कि कॉस्ट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वेस्टेज को कैसे कम से कम किया जा सकता है, या रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे क्या होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, है ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर क्या दिया उन्होंने, मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी टीम वर्क के लिए ज़रूरी होता है कि उस टीम में रहने वाले लोगों का आपसी में कॉपरेशन। अब किसी भी इंडस्ट्री को अगर मान लो प्रॉफिट करना है तो वहाँ का जो मैनेजमेंट और वहाँ के जो वर्कर है इनके आपसी में कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कॉपरेशन नहीं होगा
ठीक है, कि मैनेजमेंट के लिए उसका वर्कर अच्छा होना चाहिए, वर्कर के लिए उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उनके बीच में अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए। अगर ये कॉपरेशन नहीं होगा तो बचे हुए जो 7 एलिमेंट थे या आने वाले जो प्रिंसिपल हैं वो सारी चीज़ फेल है फिर। ठीक है, तो म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इज़ इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ बताता है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये जो 8 एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आज भी और आगे भी जब भी हमको एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी पर से आएगा। ठीक है, सो ये तो था हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था। इसके साथ एड ऑन में हम ये समझ लेते हैं कि कुछ साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आप अपना बैक ऑफ द माइंड रिमाइंड करके रिमेंबर करके रखिए। हो सकता है कि कभी ये पूछ ले कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उसके लिए तो जैसे एडम स्मिथ, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इकोनॉमी पे। इकोनॉमी बोलने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंडस्ट्री की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे होगी, किस तरीके से इम्प्रूव होगी, ये सारी चीज़ों पे वर्क किया था एडम स्मिथ ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर हमने अभी देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन था। फ्रैंक का कंट्रीब्यूशन था टाइम स्टडी पे। लिलियन गिलबर्ट का कंट्रीब्यूशन था मोशन स्टडी पे। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ये हस्बैंड वाइफ थे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ थे, इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रैंक ने दिया था टाइम स्टडी, लिलियन गिलबर्ट ने दी थी मोशन स्टडी। और जैसे कि हमने अभी देखा कि टाइम एंड मोशन स्टडी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। तो हो सकता है ये कभी ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो हमको पता रहना चाहिए कि फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट आर द फॉलोअर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ मैक्स वेबर, इनका कंट्रीब्यूशन था ब्यूरोक्रेसी पे, और हेनरी फ्योल, इनका कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको ये लग रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक जैसा साउंड कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ होगी, तो ऐसा नहीं है। देखो, एफ.डब्ल्यू. टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्योल ही इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। दोनों अलग अलग चीज़ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स लोगों के लिए समझ के चलो, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है ये अपना मैनेजमेंट यानी कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बात करता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनका कंट्रीब्यूशन अलग है। हेनरी फ्योल, इनका कंट्रीब्यूशन अलग है। ठीक है, हेनरी फ्योल इन्होंने काम किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है मैरी पार्कर, इनका कंट्रीब्यूशन था बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी पे। मैकग्रेगर, इनका कंट्रीब्यूशन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। और मैस्लो, इनका कंट्रीब्यूशन था नीड ऑफ हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है ना। मैनेजर के ऊपर कौन आता है, मैनेजर के नीचे कौन आता है, ये सब चीज़ें हायरार्की कहलाती है। सो आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था, बस आपको इतना से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एलिमेंट्स और कुछ साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए थे इससे पहले। सो 2017 की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आया था कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन था रॉबर्ट ओवेन, अल्टन मेयो और एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल। तो हमको पता है एफ.डब्ल्यू. टेलर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ टेलर टुवर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि टेलर ने जो एलिमेंट्स दिया था उसमें वर्क स्टडी मतलब क्या हो गया, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी चीज़ वर्क स्टडी में आता है। इंसेंटिव स्कीम हमने देखा है, इंसेंटिव स्कीम मतलब कि वेजेस जो मिलेंगे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे मिलेंगे, है ना, ये सारी चीज़ इंसेंटिव स्कीम के अंदर आती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, ये भी एक एलिमेंट था। तो ये हमको पता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन तीनों करेक्ट है, इसका मतलब फोर्थ ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, है ना। तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स और उनके बारे में साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन की बात। सो ये था एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और साथ ही में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।